जय श्री राम बच्चों, मैं नितेश मुदगल आप सभी का अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विज्ञान। और हमने अब से पहले जो भी पढ़ा है, आपने हमारी कल जो वीडियो देखी है उसके अंदर हमने आपके लिए जो पहला चैप्टर है आपका वो स्टार्ट कर दिया था। तो आप सभी ने वो देखा है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप सभी को वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम उस चैप्टर से आगे वाले जो भाग है उसकी बात करते हैं कि उस चैप्टर में और क्या क्या बचा हुआ है उसे हम देखेंगे। तो उसे देखने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार मैं उसको आपके सामने रिवाइज कर देता हूं। एक बार हम उसको वापस से याद करेंगे कि हमने कल की वीडियो में क्या क्या देखा था। मैंने आप सभी से कहा था कि वीडियो देखना है पूरा। वीडियो देखने के बाद में आपको अपनी जो बुक है वो बुक भी कल मैंने दिखाई थी। उस बुक के अंदर जहां तक हमने कल वीडियो में पढ़ा है उसे आप सभी को रिपीट करना था, एक बार वापस से खुद को पढ़ना था। तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर जाकर पढ़ें, ठीक है? क्योंकि एक बार जब आप उसे पढ़ेंगे तभी आपको आगे वाली चीजें समझ में अच्छे से आएंगी। तो आज एक बार फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे जो पहला चैप्टर है आपका आसपास के पदार्थ। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आसपास के पदार्थ, कि हमारे आसपास क्या क्या होते हैं पदार्थ, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ये सब हम कल देख रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप सभी को याद हो गया होगा, कल मैंने बताया था आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं, कि वे वस्तुएं जिनका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तथा वे वस्तुएं जो क्या घेरती हैं, आयतन घेरती हैं, स्थान घेरती हैं, या जिनका आयतन होता है। ये मैंने कल बताया था ना आप सभी को कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती हैं वो क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ कहलाते हैं। ये हमने कल बात की थी। द्रव्यमान के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कोई वस्तु है उसका जो वजन होगा, जो उसके कणों की संख्या होगी, वो उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तथा जैसे कोई एक बर्तन है उसके अंदर हम कितना सामान समा सकते हैं, जैसे एक गिलास है, उस गिलास के अंदर कितना पानी आएगा, कितना दूध आएगा, तो जितनी मात्रा उसके अंदर आ सकती है वो उसका क्या कहलाता है बच्चों? आयतन कहलाता है। तो जिनका अंदर जिन वस्तुओं में द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है वो सभी क्या हैं? पदार्थ कहलाती है। ये आप सभी को पता है, मैंने कल बात की थी। इसके अलावा हमने बताया था कि पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो भी है पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पहली बात की थी। फिर हमने ये बताया था कि जो पदार्थ के कण हैं उनके मध्य में रिक्त स्थान होता है। आप सभी को याद होगा, एक डायग्राम भी यहाँ पे इस तरीके से बताया था मैंने, ठीक है, कि जो पदार्थ है उसके जो कण हैं, जैसे मान लेते हैं ये कुछ कण हैं, इनके मध्य में क्या होता है बच्चों? रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। तो अगर हम इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ डालते हैं तो वो इनके मध्य में समा जाता है इस तरीके से, ठीक है? इसके बारे में हम बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, वो बार बार गति करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। क्योंकि उनके अंदर कौन सी ऊर्जा होती है? मैंने बताया था, याद कीजिए, उनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? गतिज ऊर्जा पाई जाती है। तो जिसकी वजह से ये निरंतर क्या करते हैं? गति करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब मैंने एक बात और बताई थी आपको कि अगर हम तापमान में वृद्धि करते हैं, किस में वृद्धि कर रहे हैं बच्चों? तापमान में क्या करते हैं? हम वृद्धि करते हैं, तापमान को हम बढ़ाते हैं। तापमान को हम बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होती है? हमेशा वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। और इसमें गतिज ऊर्जा में अगर वृद्धि होगी तो आप सभी को पता है जो कण हैं उनमें भी गति कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इसके बारे में हम कल बात कर चुके हैं। तो ये सब कुछ बातें हमने कल की थी। आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप हमारे ऊपर देखिए, यहाँ पर आपके आई बटन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर क्लिक करके वो चीज देख सकते हैं, पिछली वीडियो, ठीक है बच्चों? आज से आगे की बात करते हैं कि इसमें पदार्थ के बारे में हमने कल बात कर दी। अब हम देखेंगे कि जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? पदार्थ की
पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, जो पदार्थ होता है उसके अंदर कण पाए जाते हैं। हमने पढ़ लिया है कल कि जो पदार्थ है उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, और उनके मिलने से क्या बनता है, कोई भी पदार्थ बनता है। तो उन कणों की जो स्थिति है उसके आधार पर, किसके आधार पर, जो कण हैं इसके अंदर उपस्थित जो कण हैं, जो कण पाए जाते हैं, इन कण की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर हमने पदार्थों को कितने भागों में बांटा है, हमने पदार्थों को 3 श्रेणियों में रखा है। कितनी श्रेणियों में रखा है बच्चों, 3 श्रेणियों में रखा है। कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई, अब इसकी 3 अवस्थाएं हो गई। सबसे पहले ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था है आपके सामने, ठोस अवस्था। एक नेक्स्ट कौन सी आती है, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। और एक आती है लास्ट में कौन सी, गैस अवस्था। ये आप सभी ने पढ़ रखा है, सुना होगा ना आप सभी ने। कितनी अवस्थाएं हो गई आपके सामने, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो सबसे पहले तो आप एक एक बार इन्हें देखें, इनके एक एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे ठोस अवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो कौन कौन से पदार्थ आपके आसपास जहां भी आप बैठे हैं वहां देखें कि जो ठोस पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं। तो ठोस पदार्थ में जैसे आपके कुर्सी है, टेबल है, आपका पंखा है, छत है, ईंट है, जो भी आपको जो दिख रहा है यहाँ पर वो कैसा हो रहा है, ठोस अवस्था है। दिख रही है आपको ठोस पदार्थ। द्रव अवस्था की बात करता हूं तो जैसे अपना जो भी लिक्विड है, जो भी जैसे पानी है, दूध है, ये सब किस में आएंगे, द्रव अवस्था में आते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट आता है गैस अवस्था। तो बच्चों जो हमारे चारों तरफ वायु है, जिसमें हम कहते हैं कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब कौन सी अवस्था है, इनकी गैस अवस्था होती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था कितनी अवस्थाएं होती हैं आपके सामने, 3 अवस्थाएं होती हैं। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि जो ठोस अवस्था है उसके क्या क्या गुण होते हैं, द्रव अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं। तो जो मैं यहाँ लिखता हूँ आप उनको लिखते जाते हैं या नहीं लिखते हैं। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप सभी ने लिखते हुए चलें, या अपनी जो बुक है, जो अपनी बुक है 9th क्लास की, उसमें वहीं पर नोट करते चलें। क्लियर है। क्योंकि आपके उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, आप उन्हें क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उनको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे ताकि वो आपको समझ में आ सके, दिख सके। सबसे पहली अवस्था कौन सी है बच्चों, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड, क्या कहते हैं इसे हम, सॉलिड स्टेट। देखिए जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था में जो पदार्थ होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। अब आपके सामने जैसे मानते हैं कि ये मार्कर है, दिख रहा है आप सभी को ये मार्कर, तो ये कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो इसके क्या गुण हो सकते हैं, तो देखिए यहां लिखता हूं मैं एक एक को। सबसे पहले कि सबसे जो मुख्य गुण है कि इनका जो आकार है, ठोस अवस्था में जो भी होंगे उनका आकार है वो कैसा होता है बच्चों, निश्चित होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही है आपको बात, कि अगर मान ले आपके सामने कोई एक पत्थर है, ठीक है, तो उसका आकार है, अगर आप उस पर दाब लगाते हैं तो क्या उसका आकार चेंज हो सकता है, क्या नहीं होगा। चलो ठीक है, आप ये बोलते हो कि उसको दाब की जगह मैं उस पर बल लगाता हूं, उसको मैं तोड़ता हूं, हथौड़े से अपन उसको तोड़ेंगे। तो जब पत्थर को आप तोड़ोगे तो उसका आकार परिवर्तित नहीं होता है, वो 2 भागों में टूट जाता है, लेकिन उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो संभवतः इनका आकार कैसा होता है बच्चों, निश्चित होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो इनका आयतन है, आयतन है वो भी क्या होता है, स्थिर होता है। आयतन भी क्या होता है बच्चों, इनका स्थिर होता है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं, जो ठोस अवस्था में होते हैं, उनका आकार भी निश्चित होता है, उनका जो आयतन है वो आयतन भी क्या होता है बच्चों, स्थिर होता है। इसके अलावा इनके जो कण होते हैं, कण अधिक समीप पाए जाते हैं, अधिक समीप
उपस्थित होते हैं, अधिक समीप उपस्थित होते हैं। अभी मैं आपको इसकी एक संरचना दिखाऊंगा। देखिए आप सभी के सामने स्ट्रक्चर दिख रही है आपको। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में जो भी ये कण हैं, जितने ये कण आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए छोटे छोटे जो कण हैं वो कितनी पास पास जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास हैं, मिले हुए हैं। जैसे कि किस तरीके से हैं कि ये बिल्कुल पास पास एक दूसरे से सटे हुए हैं, एक दूसरे के मध्य में कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जाता है। तो इनके जो ठोस अवस्था में जो होते हैं उनके कण भी क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, बिल्कुल समीप समीप दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं तो जो इनकी सीमाएं हैं, देखिए एक और बात कि जो इनकी सीमाएं हैं, सीमाएं भी कैसी होती हैं, निश्चित होती हैं। देखिए आकार जब इनका निश्चित है, आकृति जब इनकी निश्चित होती है तो इनकी सीमाएं भी निश्चित होती है कि जैसे जिसकी जैसी साइज है, जितना बड़ा है जितना छोटा है, जो ठोस है, तो उसकी जो बाहरी आकृति है वो भी क्या होती है, निश्चित होती है, उसकी सीमाएं भी क्या होती हैं, निश्चित होती है। तो आपको ठोस अवस्था में क्या क्या याद रखना है, आकार भी क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है इनका, स्थिर होता है, समान आयतन होता है। इसके अलावा जो कण होते हैं वो अधिक समीप उपस्थित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कण हैं वो बिल्कुल पास पास उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो इनकी सीमाएं हैं वो भी क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। लेकिन अब देखिए कुछ बातें करते हैं कि जैसे अगर मैं बात करता हूं रबर की, जो अपने घर पे मिल जाता है आसानी से, रबर बैंड जो होता है, अगर आप उसे यूं पकड़ते हैं, पकड़कर अगर आपने उसको यूं खींचा, खींचने के बाद में वो बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर से बल हटाते हैं, जैसे ही अपन ने उस पर से बल हटाया, वो वापस से अपनी स्थिति में आ जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि आकार क्या होता है, निश्चित होता है, इसमें तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन रबर में परिवर्तन हो सकता है, तो रबर क्या ठोस नहीं है? तो आप बताइए रबर ठोस है या नहीं है? तो रबर भी क्या है बच्चों, ठोस है, लेकिन उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे हम कहते हैं संपीड्यता। क्या पाया जाता है, संपीड्यता, लचीलापन पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, संपीड्यता पाई जाती है। यानी ठोस अवस्था की मैं बात करूं, ध्यान देना इधर ध्यान से, कि इनके अंदर जो संपीड्यता है वो कैसी होती है, बिल्कुल नगण्य होती है, न के बराबर होती है। इनके अंदर संपीड्यता नहीं पाई जाती है, लेकिन जो रबर है उसके अंदर संपीड्यता है। जैसे कि स्पंज की मैं बात करता हूं तो स्पंज के अंदर भी क्या होती है, संपीड्यता पाई जाती है, लेकिन स्पंज भी क्या है, अपने आप में ठोस है। क्योंकि स्पंज में क्या होता है बच्चों, जब हम उसे दबाते हैं, स्पंज को यूं दबाते हैं तो आसानी से दब जाता है, फिर छोड़ते हैं वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो स्पंज में क्या होता है कि उसकी संरचना अगर आप देखें तो उसके अंदर जो उसके कण हैं, देखो ध्यान से समझना, उसके कण इस तरीके से होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, और इनके मध्य में एक खाली स्थान पाया जाता है। ये खाली स्थान इनके मध्य में पाया जाता है, और इस खाली स्थान में क्या भरी हुई होती है, वायु भरी हुई होती है। क्या भरी होती है बच्चों, वायु भरी होती है। और इस वायु के कारण जब हम इसे दबाते हैं, जब हम किसी स्पंज को दबाते हैं, जैसे अपने घर में फोम मिल जाएगा, आप दबा कर देखना, तो उसकी वायु क्या होती है, बाहर निकल जाती है, और जब हम इसे वापस छोड़ते हैं तो वायु वापस से उस स्थान पर आ जाती है। तो स्पंज भी क्या हो गया आपके सामने, ठोस हो गया। चलो अब हम कहते हैं कि जो इनका आकार है वो भी क्या होता है, निश्चित है, आयतन भी इनका निश्चित है। ये बात हमने की। लेकिन अगर मैं मानो आपको कहता हूं कि आप नमक लेते हैं, आपने नमक लिया और उस नमक को एक बर्तन में, जैसे एक गिलास में भरा, तो वो उसकी आकृति है वो गिलास जैसी बनेगी या नहीं, बन जाएगी ना। चलो उसको वापस से उसमें से निकालकर हमने किसी दूसरे बर्तन में डाला, एक कटोरी में डाला, तो उसकी आकृति अब कैसी हो गई है, कटोरी जैसी हो गई है। तो अभी तो हमने बात की थी कि इसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। तो ये इसका आकार है वो बार बार बदल रहा है, तो क्या ये ठोस नहीं है, बताइए। तो क्या ये ठोस नहीं है, ये ठोस ही है बच्चों। देखिए उसके जो कण हैं, आपने नमक देखा है, आपने चीनी देखी है, उसके कण ऐसे छोटे छोटे होते हैं ना,
छोटे छोटे कण होते हैं, आप देख सकते हैं। तो जब आप उसे चाहे गिलास में डालो या किसी भी और बर्तन में डालते हैं हम, तो क्या उन छोटे कणों का आकार परिवर्तित होता है क्या? उसमें कोई बदलाव आता है क्या? उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन वो तो एक साथ रखे हुए हैं तो उनकी संरचना में वैसे परिवर्तन दिखाई देता है। हमें लगता है कि इसका आकार परिवर्तित हुआ, लेकिन असल में उसका आकार परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि जो एक कण है, जो एक छोटा कण होता है, उसका आकार जैसा था वैसा ही बना रहता है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आपके सामने ठोस के कुछ विशेष गुण आ गए हैं। मैंने अभी देखो रबर की बात कर ली है, आप कंफ्यूज नहीं होगे। मैंने आपके सामने स्पंज की बात कर ली है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा हमने किसकी बात की है? जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, चीनी के हैं, जैसे नमक के क्रिस्टल हैं, उनकी हमने बात कर ली है कि ये भी क्या है, सब आपके सामने ठोस हैं। तो अब आपके सामने क्या क्या गुण आ गए? ठोस अवस्था में जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। इनका आयतन भी क्या होता है? स्थिर होता है। इनके कण होते हैं वो अधिक समीप होते हैं। मैंने अभी आपको दिखा दिया है कण कैसे होते हैं, बिल्कुल समीप समीप होते हैं। इनकी जो सीमाएं हैं वो भी निश्चित होती हैं और संपीड्यता इनके अंदर नहीं पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, यानी हम इन्हें दबाकर इनके कणों को और पास नहीं कर सकते हैं। क्लियर रहेगा आपको ये सब चीजें? तो आपको ये समझ में आ गई है? तो एक बार चाहें तो इसे लिख लें। तो आपने ये सब नोट कर लिया है। तो अब बात करते हैं हम अगली जो अवस्था है। नेक्स्ट हमने दूसरी अवस्था किसके बारे में बात की थी? ठोस के बाद में कौन सी अवस्था आती है? द्रव अवस्था। तो अब उसके बारे में देखते हैं कि द्रव अवस्था क्या होती है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जो भी द्रव होंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि द्रव कौन कौन से, जैसे कोई एग्जाम्पल इसका, कोई उदाहरण। द्रव में कौन आ रहा है आपके? जैसे आपके दूध है, आपका पानी है, ये सब किस में आ रहे हैं? द्रव में आ रहे हैं। तो हम बात करेंगे दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। ठीक है, इस द्रव अवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो इसके गुण की बात करें तो सबसे निश्चित जो गुण है, जो सबसे प्रमुख गुण है इसका, कि इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं होता है। आकार कैसा होता है बच्चों? अनिश्चित होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन इनका जो आयतन है, लेकिन इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। देखिए, आयतन का मतलब कि 1 लीटर कोई जल है, उसको चाहे आप किसी भी बर्तन में डालें, किसी भी पात्र में डालते हैं, तो उसका जो 1 लीटर भाग है वही वो घेरता है। ऐसा नहीं है कि उस पूरे को वो घेर लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर वाला भाग ही घेरेगा, 2 लीटर है तो 2 लीटर भाग घेरेगा। समझ में आ रहा है आपको? कि चाहे आप उसे कहीं भी किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो 1 लीटर भाग को ही घेर पाता है। लेकिन आकार इसका कैसा होता है? अनिश्चित होता है। यानी इसको जिस प्रकार के बर्तन में, जिस आकृति के बर्तन में डाला जाए, इसकी जो आकृति है वैसी ही हो जाती है। कि अगर आप इसे किसी इस तरीके के बर्तन में डालते हैं, ग्लास में डालें, तो इसकी आकृति ऐसी हो जाती है। अगर आप उसे कुछ ऐसा बर्तन है उसमें डालेंगे तो उसकी आकृति ऐसी हो जाएगी। अगर आप उसे कुछ ऐसे मटके जैसी आकृति में डालेंगे तो इसकी आकृति ऐसी हो जाती है। यानी जो इसका आकार है वो क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। आप सभी डालकर देखते हैं ना कि पानी को जब आप अलग अलग टाइप के बर्तनों में रखोगे तो वो अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट, इनकी जो प्रकृति है, इनकी प्रकृति कैसी होती है? तरल होती है। कैसी प्रकृति होती है बच्चों? तरल प्रकृति के होते हैं। यानी इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है। बहाव का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है। यानी ये बह सकते हैं। ये अगर आप इसे किसी फर्श पर, किसी भी स्थान पर आप इसे वहां पर डालते हैं तो ये बहने लग जाते हैं, ऊंचाई से नीचाई की ओर, यानी कि किसी ऊंचे भाग से नीचे भाग की ओर ये बहने लग जाते हैं। इनके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं इनके कणों की। बात करें तो इनके जो कण होते हैं, इनके कण
समीप पाए जाते हैं, समीप उपस्थित होते हैं। अब देखिए, समीप उपस्थित होते हैं लेकिन इतने समीप नहीं होते हैं जितने आपके ठोस के थे। देखिए आपके सामने ये चित्र आ गया है। अब इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो इनके कण हैं, जो इनके कण की संरचना दिखाई गई है, ये कण की संरचना ये इतने पास पास नहीं है, इनके मध्य में थोड़ी थोड़ी दूरी पाई जा रही है। देखिए आप आराम से इसे, हमने जो ठोस की बात की थी, जब हमने ठोस की बात की थी उसके कण बिल्कुल क्या थे, चिपके हुए थे, बिल्कुल पास पास थे, लेकिन इनके कणों के मध्य में थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, इसके अंदर जो जगह है वो पाई जाती है। तो आप क्या कह सकते हैं, इनके जो कण हैं वो समीप उपस्थित होते हैं लेकिन बिल्कुल समीप एकदम चिपके हुए उस तरीके से नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा, इनमें संपीड्यता पाई जाती है लेकिन इतनी भी नहीं पाई जाती है जितनी कि गैस अवस्था में पाई जाती है। इनके अंदर संपीड्यता का गुण पाया जाता है, थोड़ा सा इन्हें प्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, इनके अंदर एक विशेष गुण, इधर ध्यान देना, एक विशेष गुण और होता है विसरण। विसरण का गुण पाया जाता है जिसके कारण इनमें, यानी किसमें, द्रव में, किसी भी द्रव में, ठोस, द्रव और गैस, समझना इसे आप, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठोस, द्रव और गैस तीनों आसानी से मिल सकते हैं। यानी आपने कोई द्रव पदार्थ लिया, जैसे आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने कोई ठोस डाला, जैसे आपने चीनी डाली और चीनी को घोल दिया, क्या अब आपको वो चीनी दिखाई दे रही है? क्या नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ गई वो चीनी? तो कल मैंने बात की थी, कल वाली वीडियो में, कि इनके मध्य में क्या होता है, जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर वह समा जाते हैं, उसके अंदर घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। तो चीनी डाली तो वो उसके अंदर मिल गई है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं, विसरण कह रहे हैं। और पदार्थ कैसा था? द्रव तो था, द्रव के साथ कौन सा पदार्थ था? ठोस। जैसे हमने क्या मिलाया इसके अंदर, चीनी मिला दी। तो आपको ये समझ में आया कि अगर हम किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ भी डालते हैं और वो घुलनशील है, घुलने योग्य है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाता है। अगर बात करते हैं किसी द्रव की, किसी भी द्रव में कोई दूसरा द्रव अगर मिलाया जाता है, जैसे आप अभी, जैसे गर्मियों का वक्त है, आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शरबत डाला। क्या डाला बच्चों? शरबत। शरबत डालते हैं, ठीक है, रूह अफ़ज़ा। वो जैसे ही हमने डाला तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और क्या अब आपको वो शरबत अलग से दिखाई दे रहा है? उसके अंदर वो घुल चुका होता है। यानी कि द्रव का द्रव में भी विसरण पाया जाता है। अब आप कह सकते हो कि द्रव में ठोस का भी विसरण होता है और द्रव में किसका विसरण होता है? द्रव का विसरण भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस की। तो जैसे जितने भी जो जलीय जीव हैं, आप सभी को पता है, जैसे मछली है, वो मछली क्या करती है, श्वास लेने के लिए, जब श्वास लेने की बात आती है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसी से तो अपना श्वसन का कार्य करती है। क्योंकि आप सभी को पता है, हमें जितने भी जीव हैं उनको श्वास अंदर जब हम ग्रहण करते हैं तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पता है आप सभी को। तो जो मछली होती है वो क्या करती है कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और घुली हुई किसमें है? वो पानी में। तो पानी क्या है? द्रव है। यानी अब आपके सामने तीनों बातें क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी द्रव में ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों का विसरण पाया जाता है। इन तीनों तरीके की अवस्थाओं का विसरण पाया जाता है। क्योंकि अब आपके सामने उदाहरण है पूरे कि ठोस मतलब किसी चीनी या नमक को हम घोलते हैं तो घुल जाता है, किसी शरबत को या किसी भी लिक्विड को, किसी तरल को हम घोलते हैं तो घुल जाता है। और गैस की बात करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये सभी पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है। तो यानी कि किसी भी द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण भी पाया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको यहां तक समझ में आया कि द्रव अवस्था में हमने क्या क्या पढ़ लिया, विसरण कैसे होता है, आकार इनका अनिश्चित होगा,
आयतन है वो इनका क्या होता है, निश्चित होता है। प्रकृति इनकी कैसी होती है बच्चों, तरल प्रकृति के होते हैं। तथा जो बहाव का गुण पाया जाता है, इनके अंदर जो अणु हैं वो थोड़े समीप होते हैं, लेकिन इतने समीप भी नहीं होते हैं। इसके अलावा जो संपीड्यता है वो पाई जाती है, हल्की पाई जाती है, तथा विसरण का गुण भी इनके अंदर पाया जाता है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया है, तो नोट कीजिए एक बार इसको भी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों, जो अगली अवस्था है, कौन सी अवस्था है अगली वाली, जिसे हम कहते हैं गैसीय अवस्था। तो दो अवस्थाएं आपके सामने हो गई, ठोस अवस्था के बारे में आपको पता लग गया, तरल अवस्था या द्रव अवस्था के बारे में आपको पता लग चुका है। अब किसकी बात करेंगे हम, गैस अवस्था की। तीसरी अवस्था कौन सी है बच्चों, गैस अवस्था। गैस अवस्था तो क्या होती है यह अवस्था, अब इसके गुण भी हम देखते हैं। तो जब सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी उदाहरण को हम लेते हैं, तो उस उदाहरण में हमने क्या देखा है कि जो हमारे आसपास जो भी वायु है वो किस में आती है, गैस अवस्था में आ रही है। समझ में आ रहा है। अब इसके गुण की बात करते हैं, तो देखिए इनका आकार, आयतन, ये सब क्या होते हैं बच्चों, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी किसी गैस का कोई आकार नहीं होता है, गैस का कोई भी आयतन नहीं होता है। जैसे आपने एक देखा होगा, जो गुब्बारे वाला जो आता है वो एक छोटा सा सिलेंडर लेकर आता है और उसी से बहुत सारे गुब्बारे वो फुला देता है, ठीक है। तो क्या उस छोटे से सिलेंडर में इतनी सारी गैस भरी हुई थी क्या? तो अगर हम उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे आसपास में फैल जाती है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने जो आपका डीओ होता है, जो आप परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, डीओ लगाते हैं, उस डीओ का अगर आपने एक स्प्रे भी किया है, ठीक है, तो अभी वो उसके अंदर इतने छोटे से डब्बे में भरा हुआ है, लेकिन जब आप उसे देखते हैं, उसको हम पूरा बाहर निकाल देते हैं, तो वो पूरे बड़े से रूम में भी समा जाता है। यानी उसका कोई भी आकार और आयतन नहीं होता है, वह छोटी जगह पर भी समा सकता है और बड़ी जगह पर भी आ सकता है। उसके कण, नेक्स्ट जो गैस है, इसके जो कण होते हैं वह अनियमित तथा अनियंत्रित कणों की गति, कि जो कण हैं उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है बच्चों, अनियमित होती है। यानी फिक्स नहीं होता है कि अगर मान लें ये कोई पात्र है, बंद पात्र है, इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक है बच्चों, देखना आप इधर, इसमें कोई गैस भरी हुई है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये कण इस दिशा में ही जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या हो सकता है वो इस दिशा में भी जाए, ऐसा नहीं होता है। ये जो कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, वो अनियमित गति करते हैं, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, वो जिधर चाहे उधर वो जा सकते हैं। तो इन कणों की जो गति होती है वो कैसी होती है बच्चों, अनियमित होती है, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। अनियंत्रित होती है, इनकी कोई नियंत्रण नहीं होता है कि ये जो दाएं से बाएं गति करेंगे या ऊपर से नीचे गति करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनियंत्रित इनकी गति होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि इनमें संपीड्यता सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा है कि जो संपीड्यता है वो कैसी पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे ज्यादा संपीड्यता किस में होगी, गैस में होगी। क्लियर है। अब कैसे होती है देखिए, इसके दो एग्जांपल आपके सामने मैं यहां लिखता हूं। एक तो है आपका LPG और एक है आपका CNG, ये दोनों गैस हैं। आपको जो LPG है इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यही तो हम कहते हैं। इसके अलावा जो CNG होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक
गैस। दो चीजें आ गई आपके सामने, एक तो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस और एक है आपके सामने सीएनजी। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तथा दूसरा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका उपयोग हम हमारे रसोई घर में करते हैं। जो सिलेंडर आता है उसके अंदर एलपीजी भरी हुई आती है, ठीक है, जो कि जो हम गैस जलाते हैं जिससे हम खाना पकाते हैं वो यहाँ होता है। सीएनजी का जो उपयोग है वो वाहनों को चलाने में आजकल किया जाने लग गया है, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रदूषण है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किसमें, वाहनों को चलाने में किया जाने लग गया है। अब इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूं मैं, देखिए जो एलपीजी और सीएनजी होती है ये दोनों गैस हैं, इसलिए इनके अंदर संपीड़ितता पाई जाती है। इनकी बहुत अधिक मात्रा को, ध्यान से समझना, इनकी बहुत अधिक मात्रा को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम बनाऊं तो देखना ध्यान से। इस तरीके से अगर एक बंद पात्र है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी गैस भरी हुई है, यहां पर ऊपर की तरफ एक लीवर लगाया जाता है, पिस्टन लगाया जाता है, और इस पिस्टन के माध्यम से इसको नीचे की तरफ दबाया जाता है। तो जब दबाया जाता है तो जो इसके कण होते हैं, किसके कण होते हैं, गैस के कण, ये आपस में धीरे धीरे पास आने लग जाते हैं। जब पास आने लग जाएंगे तो आप बताओ कि जब, अभी तो गैस के कण क्या है, थोड़े दूर दूर फैले हुए हैं, जब ये पास आने लग जाएंगे तो ये किस में चेंज होने लग जाएगी, द्रव अवस्था में चेंज होने लग जाएगी। इसी वजह से जो आपका सिलेंडर होता है, एलपीजी का हो या सीएनजी का हो, जब आप उसे हिलाकर देखते हैं तो उसमें से पानी जैसी आवाज आती है कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। और हकीकत में उसके अंदर होती क्या है, गैस होती है उसके अंदर तो, लेकिन उसको क्या किया जाता है, अधिक दाब पर उसे प्रेशर से दबा दिया जाता है, संपीड़ित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस सिलेंडर होता है उसके अंदर जो गैस है वो किस अवस्था में होती है, हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। और इसी वजह से इसका नाम हमने क्या बोला है, द्रवीकृत, यानी जिसका क्या किया गया है, द्रव बना दिया गया है, ऐसी पेट्रोलियम गैस है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, संपीड़ित, यानी जिसको क्या कर दिया गया है, संपीड़ित कर दिया गया है, वो ऐसी गैस कौन सी है, सीएनजी गैस है। तो समझ में आया आपको ये दोनों बातें। तो आप क्या कह सकते हो कि जो गैस होती है उसके कण भी काफी दूर दूर होते हैं और उनके अंदर संपीड़ितता अधिक पाई जाती है। अब ये पाई जाती है तो जब इसके कण दूर दूर होते हैं तो इसके अंदर विसरण का गुण भी पाया जाता है। तो इस तरीके से अब आपके सामने एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं जिसके अंदर ठोस, द्रव और गैस, देखिए आराम से ध्यान से समझना इसे, ठोस, द्रव और गैस तीनों दिख रहे हैं आपको, और तीनों के जो कण हैं उनकी स्थिति आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो देखिए जो सबसे पहले ठोस है, उस ठोस की जो है कण है वो देखिए बिल्कुल पास पास है। उसके बाद में जो द्रव है उसके कण थोड़े थोड़े दूर हैं, तथा गैस के जो कण है वो बहुत अधिक दूर हैं। तो ये तीनों इसके अंदर अंतर हो जाता है। तो समझ में आ गई आपको तीनों अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब आपको क्या करना है, अब ये वीडियो आपने पूरी देख ली है, इसके बाद में आपको जो अपनी बुक है जिसके अंदर ठोस अवस्था, गैस अवस्था और द्रव अवस्था ये तीनों दे रखी हैं, उनको अच्छे से बैठकर पढ़ना है, उन्हें समझना है। इसके बाद में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही है, इसके आगे का जो भी पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।